हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी। मैं समीर कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं दिसंबर मंथ की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये आपका एक दिसंबर मंथ का रिवीजन वीडियो हो सकता है। सभी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए गए हैं दिसंबर मंथ के। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, आईबीएल सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 11 जनवरी से अनअकैडमी आप लोगों के लिए ला रहा है 6 स्पेशल बैचेस इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। इसमें नीरज जहांगीर, प्रतियोगिता मंत्रा, साहिल सर और रानी मैम, पवन राव, अंकित अवस्थी, अभिनय सर, कृति मैम के द्वारा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहला बैच है सशक्त बैच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी स्पेशल बैच होगा एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल एस्पिरेंट्स के लिए, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकेंड बैच है एग्जाम क्रैकर बैच। ये एसएससी, सीएचएसएल 2020 स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्पेशल बैच होने वाला है। एंड थर्ड बैच है सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच। ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए है। दिस बैच इज कॉल्ड ऑल इन वन बैच। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी के यहाँ पर भी 3 बैचेस 11 जनवरी से लॉन्च हो रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस बैच को चूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि प्राइस हाइक होने जा रहा है अनअकैडमी पर। फिलहाल काफ़ी डिमांड के बाद अभी प्राइस हाइक कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, लेकिन जल्दी ही प्राइस हाइक होने जा रहा है। तो अभी लाभ उठाएं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का और 2021 में अपनी जॉब को कंफर्म करें। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप मेरा कोड ट्रिकी स्टडी TRICKYSTUDY यूज करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे मिला है? तो ये खिताब दिया गया है जॉन अब्राहम को, एक्टर जॉन अब्राहम को। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। पेटा का फुल फॉर्म होता है पर्सन फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। यह पुरस्कार जानवरों के प्रति दया भाव रखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। दरअसल हाल ही में अभी जॉन अब्राहम ने एक रिटेलर कंपनी है, नाम है क्विकर, जैसे कि OLX है, क्विकर है। फिलहाल के लिए क्विकर की बात हो रही है, क्योंकि क्विकर को इन्होंने एक आग्रह लेटर लिखा था। इसमें जीवित जानवरों के व्यापार को बंद करने के लिए जॉन अब्राहम ने कहा था। आपको पता है कि OLX और क्विकर वगैरह पे हम अपने पुराने सामान वगैरह अपलोड करके वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे जानवरों को भी सेल किया जा रहा था, जिंदा जानवरों को। तो इसके लिए जॉन अब्राहम ने जो रिटेलर कंपनी है क्विकर, उसको लेटर लिखा था, और इसीलिए पेटा द्वारा जॉन अब्राहम को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किसे फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो 2 लोगों को, शांतनु नारायण, ये एडोब कंपनी के CEO हैं, और अजय बंगा, ये मास्टर कार्ड के CEO हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट होगा। इन 2 बिजनेस टाइकून को चुना गया है फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसे एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? तो एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है आदार पूनावाला को। ये एक भारतीय मूल के नागरिक हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आदार पूनावाला, और इन्हें ही सम्मानित किया गया है सिंगापुर की एक दैनिक द स्ट्रीट टाइम्स के द्वारा। तो याद रखेंगे, कोविड-19 से लड़ने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है, और अभी इनकी जो वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है, और जल्दी ही टीकाकरण भी स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी के CEO हैं आदार पूनावाला, और इन्हें ही एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किसे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये पत्रकार और लेखक राजकमल झा को सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान। इनका जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, इसका नाम आपको याद रखना है, द सिटी एंड द सी, इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और इस बार जो 2020 में दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान, वो इसका 3रा एडिशन था। अच्छा, ये तो 2020 की हमने बात की, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि NTPC के एग्जाम से वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो 2019 वाला यानी कि 2nd एडिशन रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था राणा दास गुप्ता को। किसको दिया गया था? राणा दास
गुप्ता को कि इनके नॉवल का नाम क्या था, सोलो नाम था राणा दास गुप्ता के नॉवल का, और इसी के लिए इनको 2019 वाला रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य सम्मान दिया गया था। वैसे मैंने 2019 का एक वीडियो बनाया है अवार्ड से रिलेटेड, जिसमें मैंने पूरे 100 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं। एनटीपीसी स्पेशल वीडियो था वो, और वो वीडियो ऐसा है कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं 2019 प्लस 2020 के, मैंने उसमें अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस कवर किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट में एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे हैं, चाहे वो 9 डॉट्स अवार्ड हो या नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड हो, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर कवर की उस एक वीडियो के अंदर। उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपका एनटीपीसी एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे करके आ रहे हैं और कमेंट करके मेल करके बता रहे हैं कि सर यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर अभी आप एनटीपीसी के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, काफ़ी स्पेशल वीडियो है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता है? तो ये मैथ्स की फील्ड में दिया जाता है, ये जीता है कैरोलिना अर्जुन ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, कैरोलिना अर्जुन ने ये खिताब जीता है। आपको पता है रामानुजन साहब भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ रह चुके हैं और इन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। अच्छा, बात अगर हम कैरोलिना अर्जुन की करें तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है कैरोलिना अर्जुन, इन्हें ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर 2 लोगों को अनाउंस किया गया है। जो बाइडेन अमेरिकी प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पे, और कमला हैरिस ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और अमेरिका की वर्तमान उपराष्ट्रपति दोनों को ही टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 अनाउंस किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, किस टेनिस प्लेयर को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है सोफिया केनिन को। सोफिया केनिन ये एक अमेरिकी टेनिस प्लेयर हैं और अभी हाल ही में जो टेनिस ग्रैंड स्लैम हुआ था, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम, उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता था? सोफिया केनिन ने ही जीता था। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छा, WTA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है सोफिया केनिन ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल का खिताब भी सोफिया केनिन ने ही जीता था। ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। तो इनका नाम आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। बाकी स्पोर्ट्स का मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ, उसमें सारी चीज़ें हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड कवर करेंगे। हाल ही में टाइम पत्रिका ने, यहाँ पे ने कर लेंगे, टाइम पत्रिका ने किसे 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये एरिक युआन को घोषित किया है। आप अगर एरिक युआन का नाम नहीं जानते तो अभी जान जाएंगे, देख लीजिए जूम एप्लीकेशन। आपने जूम एप्लीकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। अभी लॉकडाउन जब हुआ था तो मीटिंग्स वगैरह के लिए वर्चुअल मीटिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जूम एप्लीकेशंस पर सभी लोग मीटिंग करते थे। तो जूम एप्लीकेशन के मालिक हैं एरिक युआन, CEO हैं एरिक युआन, किसके? जूम एप्लीकेशन के। और जूम एप्लीकेशन के मालिक जो हैं एरिक युआन, इन्हें ही टाइम पत्रिका ने 2020 का बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो इनका नाम याद रखना है। इसके अलावा मैंने कुछ और पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि दक्षिण कोरियाई पॉप बैंड BTS को टाइम मैगजीन ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। एंड अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं लेब्रॉन जेम्स, इनको एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है टाइम पत्रिका ने। बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। फिलहाल के लिए भी कोई स्टूडियो नहीं बनाया है, बस ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। जल्दी स्टूडियो बनाएंगे तो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। हाल ही में किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है क्वेश्चन, और डेफिनेटली SSC के एग्जाम्स जो होने वाले हैं अप्रैल के बाद में, उसमें ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो रणजीत सिंह दिसाले, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं रणजीत सिंह दिसाले, और ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के एक प्राइमरी शिक्षक हैं रणजीत सिंह दिसाले, और इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। थोड़ा सा इनके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे।
देखिए इन्हें ये ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया क्यों गया। देखिए आजकल जो परिषदीय स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो बुक्स चलती हैं, आप वहाँ पर देखोगे तो ऊपर जो टॉप कॉर्नर पे देखोगे तो वहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा। आप जब उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करोगे तो वो जो टॉपिक होगा ना, मतलब जिस टॉपिक का QR कोड होगा वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा वीडियो की फॉर्म में, ठीक है। और वो जो टॉपिक होगा वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग वे में एक टीचर आपको आकर के पढ़ाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बुक में QR कोड है, QR कोड से उस टॉपिक को वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ाया जा सकता है स्टूडेंट्स को। तो ये जो QR कोड वाला इनोवेटिव आइडिया था वो रणजीत सिंह दिसाले का ही था, इसीलिए इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कहाँ टीचर हैं, तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के प्राइमरी शिक्षक हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ, इन्हें 7 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी गई है। कितनी? 7 करोड़ रुपए की ग्लोबल टीचर अवार्ड में। इट्स नॉट एन स्मॉल अमाउंट, है ना। और लेकिन रणजीत सिंह दिसाले का दिल देखिए इतना बड़ा, इन्होंने कहा कि मैं 7 करोड़ नहीं लूंगा, मैं सिर्फ आधी राशि ही लूंगा और 3.5 करोड़, ठीक है। बाकी के जो 3.5 करोड़ वो मैं डोनेट कर दूंगा। किसे? जो ग्लोबल टीचर अवार्ड के टॉप 10 रैंकर हैं उन्हें जो है वो बाकी के जो 3.5 करोड़ हैं वो डोनेट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने भी एजुकेशन की फील्ड में कुछ इनोवेटिव आइडिया लगा करके काफ़ी अच्छे काम किए, इसलिए बाकी का आधा जो है उन्हें मैं डोनेट कर दूंगा। तो ये है रणजीत सिंह दिसाले, इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है, याद रखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और बताऊंगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल टीचर अवार्ड किसको दिया गया, नेशनल टीचर अवार्ड 2020 ये किसको दिया गया, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं, मैनेज करिएगा। तो ये जो दिया गया है वो दिया गया है सुधा पेनुली को। इनका नाम याद रखिएगा, सुधा पेनुली, पेनुली इधर लिख देता हूँ, पेनुली। तो अगर ग्लोबल टीचर अवार्ड पूछा जाए तो वो तो रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया, लेकिन अगर नेशनल टीचर अवार्ड पूछा जाए तो वो सुधा पेनुली को दिया गया। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे, टाइम किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है गीतांजलि राव ने, भारतीय मूल की एक बच्ची है गीतांजलि राव, आप यहाँ पर देख सकते हो गीतांजलि राव इनका नाम है। इन्हें ही टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया। मात्र 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी मूल की बालिका हैं गीतांजलि राव, एक युवा वैज्ञानिक हैं और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार किए हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। क्या आविष्कार किए मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए इन्होंने जो है एक डिवाइस बनाई है टेथिस, वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है, वाटर प्यूरिफिकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया है। इन्होंने एक डिवाइस बनाई है टेथिस नाम की। अगर इस डिवाइस को पानी में थोड़ी देर के लिए डाल के रखें तो पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बता देगी ये डिवाइस, जैसे कि लेड वगैरह की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़। तो एक तो आविष्कार इनका ये हो गया। सेकेंडली इन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप किया, नाम है काइंडली नाम का एप्लीकेशन डेवलप किया, जो साइबर बुलिंग को रोकने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एप्लीकेशन है और इसी पर्पज से इन्होंने एक काइंडली नाम का एप्लीकेशन बनाया और इसीलिए इनको ये अवार्ड भी दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो रिसेंट में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने क्लाइमेट इमरजेंसी का अनाउंसमेंट किया है। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा करने के साथ ही वर्ष 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का भी अनाउंसमेंट किया है। अब न्यूजीलैंड की क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने के बाद अपने देश में ये 32 अन्य देशों में शामिल हो चुका है, यानी और भी कई सारे देश हैं जो ऑलरेडी अपने देश में क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस कर चुके हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कुलदीप सिंह हांडू। कौन है? कुलदीप हांडू, ये हैं फिट इंडिया मूवमेंट के नए अम्बेसडर। मैं अगर इमेज दिखाता हूं तो ये हैं कुलदीप सिंह हांडू। जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं कुलदीप सिंह हांडू, इन्हें ही फिट इंडिया मूवमेंट का नया अम्बेसडर बनाया गया। वर्तमान में कुलदीप सिंह हांडू जम्मू कश्मीर में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीते हैं। अच्छा, फिट इंडिया मूवमेंट ये कब स्टार्ट हुआ था? तो आपको याद होगा 29 अगस्त 2019
29 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, 29 अगस्त को क्या होता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है हर साल 29 अगस्त को। किसके जन्मदिन पर होता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में नेशनल पुलिस स्टेशन रैंकिंग में किस राज्य का पुलिस स्टेशन शीर्ष पर रहा है? तो मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है, उसका नाम है नोंगपोक सिकमई। क्या नाम है? नोंगपोक सिकमई। तो ये ही पुलिस स्टेशन है मणिपुर का, और ये रहा है टॉप पर। ठीक है, टॉप पर ये पुलिस स्टेशन रहा है इस रैंकिंग में। अगर हम बाकी अगर देखें तो यहाँ पर सेकेंड प्लेस पर तमिलनाडु राज्य का है, तीसरे पर अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको स्पेशली मणिपुर का नाम जरूर याद रखना है। ये टॉप पर रहा है, नोंगपोक सिकमई पुलिस स्टेशन, जो कि मणिपुर का है। पगार बुक का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये तो आपको पता ही होगा, अक्षय कुमार को बनाया गया है पगार बुक का नया ब्रांड एम्बेसडर। जैसे ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ब्रांड एम्बेसडर का मैंने हर एक टॉपिक से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें जितने भी टॉपिक्स हो, चाहे वो इंडेक्स रैंकिंग से, बुक्स एंड ऑथर से हो, या ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड हो, सारे के सारे वीडियोस मैंने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक एक साथ कंप्लीट किए हैं, और उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। वो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली देखिए आप उसको, उससे आपको फायदा होने वाला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। सेम क्वेश्चन आपको 22,000 रन पर भी पूछा जाएगा। 12,000 रन सबसे तेज बनाने का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली ने बनाया है। और अगर हम 22,000 रन की बात करें, तो क्वेश्चन में देख लीजिए, सबसे तेज 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये भी है विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों में ही विराट कोहली करेक्ट आंसर होगा। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर देखिए तो 22,000 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए थे कितनी? 493 पारी में, लेकिन विराट कोहली ने मात्र 462 पारी में 22,000 रन बना करके ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन लेंगे। किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? तो अरुणोदय योजना ये शुरू की है असम सरकार ने। क्या है? तो देखिए, अभी कोविड-19 के कारण काफ़ी सारे लोगों को रोजगार चला गया है, तो उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए ये योजना असम सरकार ने शुरू की है। तो इसमें 830 रुपये की वित्तीय सहायता जो लाभान्वित परिवार हैं उनको दिया जाएगा। पर मंथ उनके अकाउंट में 830 रुपये की राशि जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लगभग 17 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर अगर हम देखें तो ये लाहौर है। लाहौर पाकिस्तान का शहर है। ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग। सेकेंड प्लेस पर हमारे यहाँ का दिल्ली है, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली। और थर्ड प्लेस की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी घोषित किया गया है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दी लॉन्च किया? तो याद रखेंगे, दी मोबाइल एप्लीकेशन ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राजधानी है चेन्नई। देखिए, मान लीजिए कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मानवजनित आपदा आ जाती है, ठीक है, मतलब कोई कांड हो जाता है मानवजनित, जैसे कि फायर वगैरह हो गई, तो आप दी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो है रेस्क्यू टीम को बुला सकते हैं और राहत कार्य स्टार्ट करवा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दी एप्लीकेशन, ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। कार्तिकेय दीपम त्यौहार फेस्टिवल से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कार्तिकेय दीपम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है कार्तिकेय दीपम त्यौहार। तो ये है क्या? देखिए, नाम से लिख रहा है दीपम, यानी कि दीप वगैरह जलाए जाते हैं। तो ये भी दिवाली जैसा ही एक फेस्टिवल होता है और हिंदू त्यौहार है, और स्पेशली ये तमिल साइड में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है। सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। इसका सफल परीक्षण जो है वो रशिया ने किया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। रूस ने आर्कटिक में अपनी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन एनटीपीसी में तो भर भर के पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर है ये द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज? तो ये है कहाँ पर? तो ये है बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु के द बोरिंग एंड लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो स्नैपचैट ने अपना एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है। कुछ नए इंटरटेनिंग फंक्शंस जो है इसमें ऐड किए गए हैं। अगर स्नैपचैट के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा को किस देश में सांसद निर्वाचित किया गया? तो ये किस देश में सांसद निर्वाचित हुए हैं? तो गौरव शर्मा न्यूजीलैंड में सांसद निर्वाचित हुए। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे क्योंकि न्यूजीलैंड में निर्वाचित हुए और इन्होंने अपने पद की जो शपथ ली थी वो संस्कृत भाषा में ली थी। अच्छा, इनका नाम तो आपको याद रखना है, गौरव शर्मा को, जो कि सांसद निर्वाचित हुए हैं न्यूजीलैंड में। एक नाम आप और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है प्रियंका राधा कृष्णन। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है न्यूजीलैंड में, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस भारतीय महिला ने न्यूजीलैंड में मंत्री पद की शपथ ली है? तो वो हैं राधा कृष्णन। ठीक है, प्रियंका राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अरब खाड़ी के किस देश में पहला कोयला आधारित पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है? तो ये संयुक्त अरब अमीराती, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहला जो है कोयला आधारित पावर प्लांट विकसित किया जा रहा है। अच्छा, यूएई की राजधानी क्या है? तो वो है अबू धाबी। अच्छा, अबू धाबी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक शहर यहाँ पे है दुबई। दुबई कहाँ पर है? दुबई है यूनाइटेड अरब अमीरात में। दुबई में क्यों बता रहा हूँ? दुबई में है हेडक्वार्टर आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। और आईसीसी के प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये इंपॉर्टेंट बन रहा है क्योंकि चेयरपर्सन अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। कौन? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ग्रेग बर्कले। क्या नाम है? मेरी राइटिंग का क्या होगा? ग्रेग बर्कले। ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगी, अभी नया नया सीख रहा हूँ पेन टैब पे। ग्रेग बर्कले जो हैं वो आईसीसी की नए चेयरपर्सन बने। इसके पहले चेयरपर्सन थे शशांक मनोहर, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नए जो चेयरपर्सन बने हैं वो ग्रेग बर्कले बने हैं आईसीसी के। सीईओ कौन है? तो वो है मनु साहनी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस प्रदेश में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन लॉन्च किया गया है? तो ये परिवर्तन नाम का समाचार पत्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है मनोज सिन्हा, और इन्होंने ही जम्मू के राजभवन में जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाओं में पहली बार पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को लॉन्च किया। यह समाचार पत्र कौन कौन सी भाषाओं में है? डोगरी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लॉन्च किया गया। अच्छा, अभी तो फिलहाल के लिए जो वहाँ पे उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा के पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। अच्छा, मैं ये क्यों बता रहा हूँ? देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू प्रेजेंट टाइम पे जो है वो कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है एग्जाम में कि वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? तो वह है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फाखरीजादे की हत्या कर दी गई। वो किस देश के परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के पिता के रूप में जाने जाते थे। हाल ही में इनकी अभी हत्या कर दी गई। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ईरान की राजधानी है तेहरान। मुद्रा इंपॉर्टेंट है। ईरान की मुद्रा है तोमान। क्या है? ये नई मुद्रा है इसकी, तोमान। ये काफ़ी 2019 में क्वेश्चन बना था कि ईरान की नई मुद्रा क्या है? तो ईरान की नई मुद्रा है तोमान। प्रेसिडेंट है ईरान के हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना शुरू की है? तो जगन्नाथ थोडू योजना ये कहाँ शुरू की
गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। जगन्नाथ थोड़ी योजना क्या है यह योजना? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फुटकर छोटे व्यापारी हैं, कोविड-19 के कारण जिनका बिजनेस चौपट हो गया है, वो 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं अपने आधार कार्ड पर। इंटरेस्ट फ्री लोन जो कि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकें और अपनी आजीविका को चला सकें। विजय कृष्ण पटेल को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है विजय कृष्ण पटेल को। तो इनका नाम आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल से नई बुक लॉन्च की है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? किस संगठन? ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें वो क्या चर्चा की गई इस बुक में? बेसिकली जो भी एशियन कंट्रीज हैं कोविड-19 की मार झेलने के बाद कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीज़ों के विषय में इस किताब में चर्चा की गई है। क्योंकि ये किताब लॉन्च की गई है ADB के द्वारा, फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट कौन है ADB के? मासात्सुगु असाकावा। कौन है? मासात्सुगु असाकावा। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? मोस्टली ग्रैंड प्रिक्स जीतते हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज़ की ये ड्राइवर हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं, और ज़्यादातर रेसेस जो हैं ये वो लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। इस बार भी ज़्यादातर रेस जो 2020 की हैं वो लुइस हैमिल्टन ने जीती। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। सारी की सारी रेस आपको एक ही बार में याद हो जाएंगी, ये कन्फर्म है, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो लुइस हैमिल्टन ने ही जीती है। हाल ही में किस राज्य में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन। राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन यानी इसी के उपलक्ष्य में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर में देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया है। इस अंगदाता स्मारक को बनाने का मुख्य उद्देश्य देश में ज़रूरतमंद लोगों को अंगों की ज़रूरत को मुहैया कराना है, ठीक है। भारत में अगर देखें तो बहुत कम मात्रा में अंगदान किया जाता है, ओनली 0.08%। सबसे ज़्यादा जो अंगदान होता है वो स्पेन में होता है, 35%। तो आपने याद रखना है, ऑर्गन डोनर मेमोरियल कहाँ? राजस्थान में स्थापित किया गया है। हाल ही में PM मोदी ने किन शहरों के बीच 6 लेन NH-19 हाईवे का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है किन रोड्स के बीच में है? तो ये है वाराणसी प्रयागराज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली उत्सव में वाराणसी प्रयागराज सेक्शन में 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 हाईवे का उद्घाटन किया है। देव दीपावली अभी हाल ही में वाराणसी में आयोजित की गई थी। गंगा किनारे 15 लाख दीप जलाए गए थे, और इसी के अवसर पर PM मोदी ने 6 लेन NH-19 का उद्घाटन किया वाराणसी और प्रयागराज के बीच। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हाल ही में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मेलारा के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो ये किस स्टेट में है? कर्नाटक में है। देखिए, चेंज नेम से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको उसमें मिल सकते हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें। तो ये महादेवप्पा मेलारा, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है, और ये कर्नाटक में है। रेलवे स्टेशन, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और CM है BS येदियुरप्पा। अगला क्वेश्चन लेंगे, फेसबुक किस वर्ष तक एक वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगा? ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखो, फेसबुक ने कहा है कि मैं एक लिब्रा करेंसी लॉन्च करूंगा, वर्चुअल करेंसी होगी लिब्रा। कब तक? 2021 तक। और इन्होंने कहा पहले लॉन्च करने की बात की, फिर कहा हम लिब्रा करेंसी लॉन्च करेंगे, प्लस हम एक वॉलेट भी बनाएंगे, लिब्रा वॉलेट। लेकिन कुछ टाइम के बाद फेसबुक ने फिर से अनाउंस किया कि हमारी जो लिब्रा करेंसी हम लॉन्च करने वाले थे, हम उसका नाम बदल रहे हैं। इंडिया में आते ही नाम बदलना सीख गए ना, नाम बदल रहे हैं। क्या नाम होगा लिब्रा का? तो डायम जो है लिब्रा का नया नाम होगा। आप इधर आओ, क्या नाम होगा लिब्रा करेंसी का? डायम इसका नया नाम होगा। और अभी जो लिब्रा एसोसिएशन बनने वाला था उसका नाम हो जाएगा डायम एसोसिएशन। दरअसल डायम का मतलब क्या होता है? एक लैटिन शब्द है, और इसका मतलब होता है डे, यानी कि दिन।
अच्छा, फेसबुक के फाउंडर और सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है हाल ही में द हिटमैन शीर्षक से लॉन्च पुस्तक किस क्रिकेटर की बायोग्राफी है? तो द हिटमैन किसकी बायोग्राफी हाल ही में लॉन्च की गई है? रोहित शर्मा की ये बायोग्राफी है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। क्या नाम है? द हिटमैन। अच्छा, इसके लेखक कौन है? तो लेखक हैं विजय लोकपल्ली और जी कृष्णन। तो इनका भी नाम आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने ना सिर्फ रोहित शर्मा की बायोग्राफी के बारे में बताया आपको, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, चाहे वो सानिया मिर्ज़ा हो, ठीक है, या फिर सचिन तेंदुलकर हो, युवराज सिंह हो, शेन वॉर्न हो, सभी की बायोग्राफी के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया है। बुक्स एंड ऑथर्स वाले में उसको देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने पैंडेमिक को घोषित किया है। किसको किया है? पैंडेमिक। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर से बताऊंगा। देखिए 3 वर्ड्स आपने यहाँ पर याद रखने, MPDP और एक होता है, पहले देखिए मरियम वेबस्टर ने किसको घोषित किया है? तो पैंडेमिक को। और डिक्शनरी.com, डी फॉर डिक्शनरी.com, तो डिक्शनरी.com भी पूछा जा सकता है। तो ये अपना वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो पैंडेमिक को। अच्छा, लॉकडाउन भी मतलब घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। ये किसने घोषित किया है लॉकडाउन को? तो ये किया है कॉलिंस डिक्शनरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी ने लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। अब देखो कॉल और लॉक तो उल्टा निकल रहा है ना, तो आप इस तरह से याद कर पाओगे, कॉल लॉक। तो जब भी कॉलेज डिक्शनरी पूछा जाएगा तो आपको लॉकडाउन याद रखना है, MPDP याद रख लेना। क्यों? क्योंकि मरियम वेबस्टर पूछा जाएगा तो पैंडेमिक होगा, डिक्शनरी.com पूछा जाएगा तो भी पैंडेमिक होगा। मैं ये सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन देखिए वो फर्स्ट वीक का था और ये पूरा फर्स्ट हाफ का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको फिर से यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसी लोकसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। इसके पहले जो महासचिव थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव, और अब जो है लोकसभा के नए महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिड़ला, और ओम बिड़ला ने ही उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया। तो इनका नाम आपने याद रखना है। और स्नेहलता श्रीवास्तव को इन्होंने रिप्लेस किया है। सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? किस स्टेट में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्होंने ही देहरादून के डोईवाला झील में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। सूर्यधार झील की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो ये 550 मीटर लंबी है, 28 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। ये झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए। यह झील राज्य के 18 से 20 गांव को पीने का पानी उपलब्ध करवाएगी और सिंचाई की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्यधार झील का लोकार्पण उत्तराखंड स्टेट में किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो NDDB का नया अध्यक्ष चुना गया है वर्षा जोशी को। IAS हैं वर्षा जोशी और इन्हें ही NDDB का नया अध्यक्ष चुना गया। अगर NDDB की बात करें तो स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में। BRO सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके महानिदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? राजीव चौधरी को BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर बनाया गया है AR रहमान को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये है AR रहमान, सिंगर हैं। और बाफ्टा की बात करें तो फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। इन्हें ही यानी AR रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, क्या है ये बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल? देखिए बाफ्टा ने क्या किया है, ये ब्रेक थ्रू पहल चलाई है और कहा है कि 5 फील्ड्स बताई हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, टेलीविज़न हो गया। तो इन ऐसे 5 क्षेत्रों से कुछ जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको निकाला जाएगा, उनको सिलेक्ट किया जाएगा और उनको आगे अच्छे लेवल तक प्रमोट किया जाएगा। यही है बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने फ्री एम्बुलेंस सेवा
शुरू की है, यानी कि वेस्ट बंगाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। देखिए स्टेट में काफ़ी सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसे रोड्स होती हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने ऐसी जगहों पर 150 नई एम्बुलेंस तैनात करवाई हैं, मुहैया करवाई हैं। जैसे अगर एक्सीडेंट होता है, सूचना पाने पर मात्र 15 से 20 मिनट में घायलों को हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा, और इसी के लिए ये एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, फ्री एम्बुलेंस सेवा। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए बाइक एम्बुलेंस सेवा हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है, तो बाइक एम्बुलेंस सेवा जो है वो राजस्थान में अभी रिसेंट में लॉन्च की गई है। बाफ्टा ग्रुप शू कंपनी, बाफ्टा नहीं, बाटा कॉरपोरेशन ने अपना नया वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है। बाटा एक जूता कंपनी है ना, शू कंपनी है, बाटा के जूते, बाटा की चप्पल है ना, तो बाटा कॉरपोरेशन ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया है, संदीप कटारिया को। पहली बार है कि बाटा कंपनी ने किसी भारतीय को अपना CEO अपॉइंट किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाटा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, अच्युता सामंत को नियुक्त किया गया है वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में। इनका नाम आपने याद रखना है, क्या नाम है, अच्युता सामंत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छोटे जानवरों के लिए देश का पहला इको ब्रिज बनाया है। ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया गया, इको ब्रिज, तो घोषणा नहीं की फिलहाल के लिए, उत्तराखंड में ये इको ब्रिज बनाएंगे। आप देख रहे हो ये रोड है, ये एक साइड जंगल है, दूसरी साइड जंगल है, बीच में रोड है। तो होता क्या है, काफ़ी सारे जानवर जो है रात को जब यहाँ से निकलते हैं रोड से, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बेवजह बेचारे मारे जाते हैं। तो ये इको ब्रिज बनाया गया है, तो ये पूरा घास फूस का है, लकड़ी का है ना, रस्सियाँ हैं, यानी कोई भी इसमें कंक्रीट ईंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया। तो अब जानवर क्या होगा, ऊपर से जा सकते हैं, है ना, ताकि नीचे आने से उनका एक्सीडेंट होने से वो बच जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इको ब्रिज बनाया गया है उत्तराखंड में। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों के मामले में भारत किस स्थान पर है। भारत है 8th प्लेस पर। भारत कितने नंबर पे है, भारत 8वें स्थान पर है आतंकवाद से पीड़ित देशों में। टॉप पे कौन आता है, तो सबसे ज़्यादा पीड़ित जो है आतंकवाद से वो है अफगानिस्तान। 7वें नंबर पे पाकिस्तान आता है, 8वें नंबर पे इंडिया आता है। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावी सूची में तो अफगानिस्तान है, भारत है 8वें नंबर पे। लेकिन लास्ट में देखें तो कौन है, 133 पे है कतर और 134 पर है उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है द्वारे सरकार अभियान। क्या है द्वारे सरकार, देखिए इसमें क्या है, जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो अपने स्टेट के सभी लोगों को घर घर जा कर के बता रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके विषय में, ताकि हर किसी तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँच सके। ये 1 दिसंबर 2020 से शुरू हुई और 30 जनवरी 2021 तक 4 चरणों में चलेगी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का हाल ही में निधन हो गया। वे क्या थे, तो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे। मैं डेफिनेटली कहता हूँ 200% गारंटी लेता हूँ, इनकी इमेज दिखाने के बाद आप इनको जैसे ही दिखाऊंगा आप पहचान जाएंगे ये कौन है। ठीक है, इन्हें मसाला किंग के नाम से जाना जाता है, मसाला किंग कहे जाते हैं, MDH कंपनी के, है ना, असली मसाले सच MDH है ना, टीवी में तो आप देखा ही होगा। तो इन्हें दालाजी और महाशय जी के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो है 1923 में पाकिस्तान में हुआ था और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं ये, और भी हाल ही में 2020 में इनका दुखद निधन हो गया। 2020 में काफ़ी सारी फेमस हस्तियों का निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया। तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन में क्या होगा, तो ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस पर कार्य करेंगे और इसमें बच्चे आ करके अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बेझिझक शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ में भी काफ़ी सारे क्राइम्स बढ़ गए हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य में नवा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया गया। तो उड़ीसा में आयोजित किया गया है नवा अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, सैंड आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। इसके क्यूरेटर हैं सुदर्शन पटनायक। 2019 में अगर बात करें तो सुदर्शन पटनायक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे,
ध्यान से सुनिएगा, आपको हो सकता है ये नाम आपको एग्जाम में मिल सके। सुदर्शन पटनायक, देखिए 2019 में इनको ग्लोबल सैंड अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ग्लोबल सैंड अवार्ड से, क्योंकि ये जो रेत वगैरह होती है उस पर काफ़ी अच्छी आर्ट बना लेते हैं सुदर्शन पटनायक। और अभी जो रेत कला महोत्सव हो रहा है उड़ीसा में, इसके क्यूरेटर के रूप में सुदर्शन पटनायक को नॉमिनेट किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। ये तो हो रहा है रेत कला महोत्सव तो हुआ ही, साथ में कोणार्क नृत्य महोत्सव का 31वां संस्करण भी उड़ीसा में आयोजित किया गया था। दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में जापान ने किस वर्ष तक पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 2030 तक जापान ने कहा है कि हम जितनी भी पेट्रोल कार है उनकी बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि जापान ऐसा पहला देश है नहीं भाई, ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि हम 2025 तक जो भी पेट्रोल कारें हैं उन पर उनकी बिक्री पर रोक लगा देंगे, और जापान ने अभी कहा कि हम 2030 तक लगा देंगे। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पेट्रोल कार की वजह से, इसीलिए देश ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। जापान ने फिलहाल कहा है कि हम 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का उद्देश्य भी रख रहे हैं, और हमारा ये टारगेट है कि हम 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य देश बन जाएंगे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है जापान के? तो वो हैं योशिहिदे सुगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया। अच्छा, पहले कौन थे इसके? तो वो थे शिंजो आबे। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। जापान के पहले जो अभी इनके पहले पीएम थे वो थे शिंजो आबे, और अभी जो पीएम बन गए हैं वो बन गए हैं योशिहिदे सुगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोटक हुरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी महिला रही हैं? रोशनी नाडर। कौन रही हैं? रोशनी नाडर इस लिस्ट में टॉप पर रही हैं, तो ये हैं रोशनी नाडर। इस सूची में HCL टेक्नोलॉजी कंपनी की चेयरपर्सन रोशनी नाडर जो है वो टॉप पर रही हैं। बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ और सेकेंड पर रही हैं, फिर लीना गांधी तिवारी ये थर्ड प्लेस पर रही हैं। तो इनका नाम आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में भूश्री और भूमित्र मशीन का अनावरण किस स्टेट में किया गया? ये अनावरण किया गया है कर्नाटक में, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने खाद बनाने की मशीन भूश्री और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का हाल ही में अभी अनावरण किया है। मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग ने अपनी डिस्प्ले फैक्ट्री को भारत के किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देखिए अभी सैमसंग कंपनी ने अपनी डिस्प्ले का जो फैक्ट्री है इनकी वो चीन में थी, उसको चीन से शिफ्ट करके ये भारत में दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर में लाने की बात कर रहे हैं। इसमें लगभग 4825 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा सैमसंग की अगर डिस्प्ले फैक्ट्री की बात करें, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चीन में ऑलरेडी हैं, लेकिन अभी ये भारत में भी लाने की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के दिल्ली से सटे नोएडा में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया 2020 से किसको सम्मानित किया गया? अशरफ पटेल को, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, अशरफ पटेल का नाम आपको याद रखना है। ये CYC के संस्थापक हैं, यानी कि प्रवाह एंड कम्युनिटी द यूथ कलेक्टिव के संस्थापक सदस्य और बोर्ड मेंबर हैं अशरफ पटेल। इन्हें ही सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ये अवार्ड दरअसल उन उद्यमियों को दिया जाता है जो भारत की सोशल समस्याओं को हल करने के लिए एक नई स्थायी और स्केलेबल समाधानों को लागू करते हैं। अशरफ पटेल को यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी उनके हाथों से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में किस संगठन ने क्रिएटिव इकोनॉमी पर बंग बंधु पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बंग बंधु पुरस्कार शुरू किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। अच्छा, यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो यूनेस्को ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को अपनाते हुए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो इनका नाम आपने याद रखना है। इस पुरस्कार का बंगबंधु पुरस्कार जो कि शुरू किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। द आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कीपिंग सेन इन द डिजिटल वर्ल्ड शीर्षक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ये नंदन नीलकानी और तनुज भोजवानी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। तो ये आपने याद रखना है।
इस पुस्तक में इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड के तहत महामारी और जलवायु परिवर्तन के बीच लोगों द्वारा मानवता के लिए उठाए गए कदमों को प्रकाशित किया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किन देशों के बीच शाहीन संयुक्त वायु अभ्यास का नवा संस्करण आयोजित किया गया? तो शाहीन की बात करेंगे तो ये शाहीन अभ्यास है, चीन और पाकिस्तान के बीच में हाल ही में आयोजित किया गया। चीन पाकिस्तान का अभ्यास है, इंपॉर्टेंट बनता है। शाहीन वायु अभ्यास सर्वप्रथम वर्ष 2011 में आयोजित किया गया था। इस संयुक्त वायुसेना अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की लड़ाकू प्रशिक्षण क्षमता को बेहतर करना है। वैसे डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी एक सेपरेट वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। सारे 2020 वाले मैंने एक साथ कवर किए हैं एक ही वीडियो के अंदर। सॉफ्ट बैंक समर्थित मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना खोलेगा? तो ये कहाँ पर अनाउंस किया है खोलने के लिए? तमिलनाडु में। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओला अपना एक स्कूटर फैक्ट्री खोलने वाला है पूरा, ठीक है, कारखाना बनाएगा। यहाँ पर स्कूटर बनाने की बात चल रही है और ये ओला कंपनी के द्वारा, और इसमें लगभग 2400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा ओला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। ओला फैक्ट्री कहाँ लगेगी? तमिलनाडु में। ओला के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरपर्सन है वो कौन है? भावेश अग्रवाल, है ना, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीतने वाले पॉल सेंटोआ किस देश के रहने वाले? तो ये है म्यांमार के पॉल सेंटोआ। अब देख रहे हैं, नाम से पता चल रहा है गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार। जाहिर सी बात है कि ये एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ टाइटल से नॉन फिक्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो धर्मा की बात करें तो ये किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने। यह पुस्तक प्राचीन हिंदू महाकाव्यों के से व्यवहारिक दार्शनिक सबक प्रदान करती है, और यह पुस्तक जो है इसको लिखने में इनकी जो सिस्टर हैं भावना रॉय, इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता ने खुद कमाओ घर चलाओ नाम की एक योजना शुरू की है? तो ये योजना जो शुरू की गई है ये सोनू सूद के द्वारा शुरू की गई। आपको पता ही यार, सोनू सूद काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों की कोविड-19 के बाद से, जब से लॉकडाउन लगा इन्होंने काफ़ी हेल्प की, और अभी लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे युवाओं के रोज़गार चले गए। तो जो इंटरेस्टेड हैं, जो ई रिक्शा चला सकते हैं, उन्हें ई रिक्शा प्रदान किया जा रहा है उन बेरोजगार युवाओं को सोनू सूद के द्वारा, और इस योजना का नाम रखा है खुद कमाओ घर चलाओ। तो नाम याद रखिएगा योजना का, और सोनू सूद का नाम याद रखना है जिनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, ये कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम याद रखना, थीम हमेशा पूछी जाती है, रिकवर विद इंटीग्रिटी। वैसे थीम, डेज एंड थीम्स जनवरी से लेकर के दिसंबर तक अभी वीडियो नहीं आया है, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं उसी वीडियो को लाने की प्लानिंग में हूँ, और प्रेजेंटेशन बना के तैयार है, बस वो वीडियो मुझे क्रिएट करना है। तो वो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा डेज एंड थीम से रिलेटेड। फिलहाल के लिए याद रखिएगा 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम रिकवर विद इंटीग्रिटी। वर्ष 2020 के पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ये मोंडो डुप्लांटिस ने जीता है। किसने जीता है? मोंडो डुप्लांटिस ने ये अवार्ड जीता है। अमेरिका के हैं मोंडो डुप्लांटिस, और इन्हें ही एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, वर्ष 2020 में महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? यूलिमर रोजस ने जीता है महिला एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब। वेनेजुएला की हाई जंपर हैं यूलिमर रोजस, और इन्हें ही 2020 का महिला एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो फिलहाल के लिए सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। देखिए जो भी वार्षिक बैठक है ना WEF की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है, हर साल कहाँ पर होती है? हर साल वो होती है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर होती है? स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन इस बार क्या हो रहा भाई, स्विट्ज़रलैंड में नहीं हो रही है। इस बार जो 2021 वाली होगी वो सिंगापुर में होगी। देखिए इससे पहले बैठक ल्यूसेनबर्गेनस्टॉक स्विट्ज़रलैंड में 13 से 16 मई के बीच में आयोजित होने वाली थी 2021 में, लेकिन
इसको स्थगित कर दिया गया और हटा दिया गया यहाँ से। क्यों यार? क्योंकि यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसको ट्रांसफ़र किया गया। और अब ये जो होगी WEF मीटिंग, ये कहाँ पर होगी समिट? तो ये सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछे जाने के चांसेस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार और किस देश की सरकार ने बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये USA के साथ में भारत और USA के बीच में ये समझौता हुआ है। तो याद रखना है, बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में जो समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। अच्छा, बात हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, 40 रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है 40। टॉप पर कौन है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में टॉप पर है अमेरिका। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्लस इसकी थीम याद रखनी है, आजकल को तो थीम से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, इसकी थीम थी। शेख सबा अल खालिद अल सबा, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। कहाँ के? कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। शेख सबा ये बन गए हैं कुवैत के। बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, कुवैत की मुद्रा है दीनार। वर्ष 2023 में इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये 2023 में होने वाला है इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स, इसकी मेज़बानी मेडागास्कर करेगा। देखिए, इसके पहले जो ये मेज़बानी करना था वो करना था मालदीव को 2023 में ही, लेकिन मालदीव ने कहा कि भाई साहब 2023 में हम नहीं कर पाएंगे, इसको 2025 तक पोस्टपोन कर दो तो हम कर लेंगे। लेकिन जो रिलेटेड संस्था है उसने कहा ना ना 2023 में ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, मालदीव से मेज़बानी का राइट ले लिया और ये मेडागास्कर को दे दिया। तो अब याद रखना है कि मेडागास्कर में ही इंडियन ओशियन आइसलैंड गेम्स की मेज़बानी की जाएगी, मेडागास्कर के द्वारा, यानी गेम्स मेडागास्कर में होने हैं, बस 2023 में होने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की टॉप 10 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? 41वें स्थान पर रही हैं। तो याद रखना है कि किस नंबर पे? 41वें नंबर पे रही हैं इस सूची में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लास्ट ईयर तो ये 34वें स्थान पे थी, इस बार 41वें स्थान पे हैं। भाई अगर हम देखें तो शेख हसीना जो कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं, ये 39वें स्थान पर हैं। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की नागरिक हैं और अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति हैं, ये 3रे स्थान पर है। इनका भी नाम आपने याद रखना है। और भारत की बायोकॉन की जो चेयरपर्सन है किरण मजूमदार शाह, वो 48वें स्थान पर हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पार्थिव पटेल ने ये अनाउंसमेंट किया है। फाइजर कोविड-19 वैक्सीन, आपको पता है फाइजर तो टीके लगने भी शुरू हो गए। फाइजर वैक्सीन जो आई थी, पहला टीका किसे लगा फाइजर वैक्सीन का? तो ये लगा था मार्गरेट कीनन को। कहाँ की हैं? यूके की हैं मार्गरेट कीनन, और ये 90 वर्ष की हैं और इन्हें फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का दुनिया का पहला टीका लगा था, पहली व्यक्ति बनी है। तो इनका नाम आपने याद रखना है। और इनका टीका लगने के बाद ही पूरे ब्रिटेन में जो है सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, टीकाकरण की बात आ गई, एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रिटेन की बात सुनते ही मुझे ये चीज़ याद आ गई, बताता हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए, आपको पता है यूके के जो पीएम हैं कौन है? बोरिस जॉनसन। क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। आपको पता है कि 2021 में जो हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस होगा, 26 जनवरी 2021 को जो गणतंत्र दिवस होगा, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं कौन? बोरिस जॉनसन। लेकिन अभी यूके में लॉकडाउन लग गया फिर से, क्योंकि वहाँ पे कोविड-19 का एक नया स्ट्रेन पाया गया, जिसकी वजह से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ रही हैं और कोविड-19 फिर से वहाँ पे एक नई लहर चल चुकी है यूके के अंदर। तो बोरिस जॉनसन ने अभी हाल ही में पीएम मोदी को फ़ोन करके कहा है कि हम
नहीं आ पाएंगे इंडिया। तो चीफ गेस्ट इनवाइटेड तो है बोरिस जॉनसन, लेकिन वो शायद नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा है, तो याद रखना। और 26 जनवरी को ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यार लॉकडाउन लग गया है यूके में। कोविड-19 बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा सबको। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? तो शहरी शासन सूचकांक में उड़ीसा जो है वो टॉप पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर एकदम एक्यूरेट होने वाला है। उड़ीसा के अलावा बात करें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, ये 5 टॉप स्टेट्स रहे हैं शहरी शासन सूचकांक में। लास्ट की बात करें, सबसे लास्ट में झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। और दिल्ली की बात करें तो इस सूचकांक में दिल्ली 13 नंबर पे है। दिनेश्वर शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? लक्षद्वीप के ये प्रशासक थे। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किसने भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जी ने ये डाक टिकट जारी किए हैं। अगर आई के गुजराल जी की बात करें तो भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के माझेरहाट ब्रिज का नाम जय हिंद ब्रिज कर दिया गया? कहाँ पर है ये माझेरहाट ब्रिज? वेस्ट बंगाल में है ये माझेरहाट ब्रिज, इसका नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्वाचित माझेरहाट ब्रिज का नाम बदल करके जय हिंद ब्रिज कर दिया है। इस नए पुल, ये जो पुल है ये पुराने पुल के स्थान पर बनाया गया है, जो कि सितंबर 2018 में ढह गया था। ये पुल जो है 650 मीटर लंबा है। स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पिक्सेल किस अंतरिक्ष संगठन के सहयोग से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की मदद से ये अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो इसका नाम अपने याद रखना है। वर्ष 2021 की शुरुआत में इसरो के वर्कहाउस पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV रॉकेट से अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और इसरो की चेयरपर्सन कौन है? तो वो है के शिवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसने 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज शीर्षक से किताब का विमोचन किया है? तो ये विमोचन किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। इस पुस्तक का लेखन जो है वो डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लाई ने किया था, और इसकी प्रस्तावना को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये क्वेश्चन याद रखना है और ये पॉइंट भी याद रखना है कि इसकी जो प्रस्तावना है वो प्रणब मुखर्जी ने लिखी थी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है ये दिवस, आपने ये याद रखना है। वर्ष 2021 के क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो 2021 क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका। देखिए दरअसल ये होना तो 2021 में, देखिए पूरा पढ़ के बताता हूँ। श्रीलंका जून 2021 में होने वाली एशिया कप की मेजबानी करेगा। देखिए अभी पाकिस्तान जो है वो 2022 में करेगा, लेकिन आपको पता है 2020 में ही क्रिकेट एशिया कप होने वाले थे। 2020 में इसकी मेज़बानी करने वाला था पाकिस्तान, लेकिन कोविड-19 के कारण ये गेम्स जो है वो पोस्टपोन कर दिए गए। तो अब ये 2021 में जो होंगे उसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका, लेकिन पाकिस्तान जो है क्रिकेट एशिया कप 2022 की मेज़बानी करेगा। देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड ये जो इवेंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में बन रहे हैं, तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके प्रोवाइड करवाऊँ। तो आपने पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है, बाकी जब स्पोर्ट्स में बताऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। 21 में श्रीलंका, 22 में पाकिस्तान। जफरुल्लाह जमाली का निधन हो गया। किस देश के पीएम थे? पाकिस्तान के पीएम थे जफरुल्लाह जमाली। हाल ही में अभी इनका निधन हो गया। तो जफरुल्लाह खान जमाली ने पाकिस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में नवंबर 2002 से जून 2004 तक 1 वर्ष 7 महीने 3 दिन की अवधि के लिए पीएम का कार्य किया था। तो याद रखना है, वह प्रधानमंत्री बनने वाले बलूचिस्तान के पहले राजनेता थे। हाल ही में इनका भी निधन हो गया है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया है? आगरा मेट्रो परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी ने हाल ही में किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। कितना किलोमीटर होगा ये? तो ये होगा 29.4 किलोमीटर, ठीक है। 29.4 किलोमीटर लंबी होगी ये मेट्रो परियोजना। मेट्रो का जो मार्ग बनाया है वो इतना मीटर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताइए आगरा में ताजमहल है, ताजमहल से काफ़ी ज़्यादा पर्यटक वहाँ पर आते हैं और ये मेट्रो काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँचा सकती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया। किसे? अनिल सोनी को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का CEO। 1 जनवरी 2021 इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो महानिदेशक हैं वो टेड्रोस एधानोम हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? 2021 ध्यान दीजिएगा, ये दिसंबर में ही लॉन्च किया गया है इंडेक्स। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पे रहा है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 पूछ लिया जाए तो भारत 9वें स्थान पे था। 2021 में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पर कौन रहा है? कोई नहीं रहा है, कोई भी पहले स्थान पे नहीं रहा है। पहले के 3 स्थान जो हैं वो खाली छोड़ दिए गए। क्यों? देखिए दरअसल यहाँ पर पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, उसमें कहा गया था कि 2 से 1.5 डिग्री जो है टेम्परेचर जो है वो कम किया जाएगा। लेकिन कोई भी देश इस लक्ष्य को पाने में सफल नहीं रहा है, इसलिए स्टार्टिंग के जो 3 प्लेसेस हैं वो खाली छोड़े गए हैं। बस आपने इंडिया की रैंक याद रखनी है, टॉप पर कोई भी नहीं है। 2020 वाले में भारत की रैंक 9 है, 2021 वाले में भारत की रैंक 10, 20 वाले में 9 और 21 वाले में 10। वैसे इंडेक्स रिलेटेड सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, तो आप देख सकते हैं। कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किया गया? ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के हैदराबाद में हकीमपेट शहर में स्थित CRPF ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल CRPF ग्रुप में इस केंद्र का उद्घाटन दिव्यांग लोगों के कल्याण में उनकी सहायता एवं सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। हाल ही में फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, बजरंग पूनिया और एला वेनिल वलारिवन को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फुल फॉर्म होता है। बजरंग पूनिया ये पहलवान हैं, हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करते हैं। एला वेनिल वलारिवन की बात करें तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन है, महिला स्पोर्ट्स पर्सन है। एला वेनिल वलारिवन ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं और हाल ही में इन्हें फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न समाचार पत्र यूके द्वारा जारी 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में कौन टॉप पर रहा है? सोनू सूद इसमें टॉप पर रहे हैं। कौन टॉप पर रहे हैं इस लिस्ट में? सोनू सूद टॉप पर रहे हैं। कुछ और पर्सन आप याद रखिए, जैसे प्रियंका चोपड़ा 6ठे स्थान पर रही हैं, बाहुबली 7वें स्थान पर रहे हैं, प्रभास, है ना। इस लिस्ट में ये आपने याद रखना है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? ये कोइलवर पुल का उद्घाटन किस स्टेट में किया गया है? बिहार में ये किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस 3 लेन पुल का उद्घाटन किया। सोन नदी पर रेल और सड़क यातायात के लिए 138 साल पुराने 2 लेन पुल थे, ठीक है। सारी डिटेल आपने बस बिहार का नाम यहाँ पर याद रखना है। ये जो पुल है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच परिवहन का एक नया मार्ग स्थापित करेगा। हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, अमित आहूजा को और जयराम नरेश को। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर एकदम एक्यूरेट होने वाला है। तो अमित आहूजा, अब मैं देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमला देवी चट्टोपाध्याय पुस्तक पुरस्कार, यानी बुक के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। तो मैं डायरेक्ट आपको बुक बताता हूँ, बाकी बहुत सारी डिटेल हो सकती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर अमित आहूजा, जो इनकी किताब है मोबिलाइजिंग द मार्जिनलाइज्ड एथनिक पार्टीज विदाउट एथनिक मूवमेंट्स, और जयराम नरेश की जो किताब है वो है अ चेकर्ड ब्रिलियंस। तो इनके लिए इनको इस चट्टोपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अफगानिस्तान और किस देश के बीच रेलवे लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है ईरान। अफगानिस्तान और ईरान के बीच में रेलवे लिंक परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। 140 मीटर लंबी होगी ये, 140 किलोमीटर लंबी होगी, मीटर बोल दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? तो जगन्नाथ जीव क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है जगन्नाथ जीव क्रांति योजना। क्या है ये जगन्नाथ जीव क्रांति योजना? तो जैसे इसमें यहाँ पे जो मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं या जो नीडी पर्सन हैं उन्हें जो है मवेशी वितरित किए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके। तो इसमें इस योजना के तहत 4.69 लाख मवेशी जो हैं वो राज्य के लोगों को वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। अच्छा, ये ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है? देखिए, आप फसल उगाने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि जैविक खादों का यूज़ किया जाए, दूसरा ये होता है केमिकल वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक स्टेट होता है, मतलब ये है कि उसने किसी भी सिंथेटिक उर्वरक या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ जैविक खादों का इस्तेमाल करके अपनी फसलें उगाई हैं। तो पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसे दर्जा दिया गया वो है लक्षद्वीप। लेकिन अगर पर्सनली स्टेट की बात की जाए इंडिविजुअली तो वो सिक्किम है। तो पहला ऐसा दर्जा पाने वाला स्टेट जो है वो सिक्किम है, और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो वो है लक्षद्वीप। नेपाल द्वारा शुरू किए गए वाई ग्लोकन टीन हीरो इंडिया 2020 से किसको सम्मानित किया गया है? विवान कबीर को सम्मानित किया गया। तो आपने याद रखना है विवान कबीर का नाम, इन्हें ग्लोकल टीन हीरो इंडिया 2020 से सम्मानित किया गया है। विवान कबीर की बात करें तो 17 वर्षीय ये युवा कार्यकर्ता हैं और ये मुंबई के रहने वाले हैं। शहद उत्पादन के लिए 5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है एकदम करेक्ट होने वाला है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो मधुमक्खी पालन उद्योग को बढ़ावा देना है, और इससे क्या होगा, किसानों की जो आय है उसको बढ़ाया जा सकता है। कौन कौन से ये 5 स्टेट हैं? तो पूर्वी चंपारण बिहार में इसकी स्थापना होगी, मुरैना मध्य प्रदेश में होगी, भरतपुर राजस्थान में होगी, मथुरा उत्तर प्रदेश में होगी, और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ये एफपीओ प्रोग्राम जो है यानी कि हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना है, ये इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पर खोला गया? तो ये पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, तो ये गुवाहाटी असम में खोला गया है। तो यह ह्यूमन मिल्क बैंक असम के गुवाहाटी में खोला गया है, आपने ये याद रखना है। और ये याद रखना है, ये भारत की 15वीं इकाई है। लेकिन अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है। कहाँ? गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। हाल ही में द कूलीज ग्रेट वॉर शीर्षक पुस्तक किसने लॉन्च की थी? तो कूलीज ग्रेट वॉर की राधिका सिंह के द्वारा लिखी गई किताब है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। राधिका सिंह नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास की प्रोफेसर है। यहाँ पर के लिखा हुआ है, इसको की कर लेना। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़े पैमाने पर अदृश्य हुए भारतीय सैनिकों के जवानों के बारे में लोगों को बताने के लिए ये किताब लिखी है। तो इस किताब का नाम आपने याद रखना है, द कूलीज ग्रेट वॉर, लिखी गई है राधिका सिंह के द्वारा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च किया गया है? तो CMS-01 हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, चेयरपर्सन है के सिवन। तो आपने याद रखना है। और CMS-01 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई थिंक वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा, बड़ा हो गया, क्योंकि 100 क्वेश्चंस इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, ठीक है। अगर आपने वीडियो को देखा है तो पक्का आपको मज़ा आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे करके जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, और आप 5 के 5 क्वेश्चंस देखिए। लास्ट में आपने बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, सिर्फ अपना स्कोर बताना है। तो बताइए, ग्लोबल टीचर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? और नेशनल टीचर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? सुधा पेनुली को। लेकिन अगर ग्लोबल टीचर अवार्ड की बात करें तो क्या आंसर होगा, आप बताइए। ये आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन है। द हिटमैन शीर्षक से जो बुक लॉन्च की गई वो किस क्रिकेटर की बायोग्राफी है? थर्ड वन इज हाल ही में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर कौन बने हैं भारत में?
चौथा क्वेश्चन है Dictionary.com ने 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है। और ये आप लोगों के लिए 5वां क्वेश्चन है। सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया, किस स्टेट में ये किया गया है? नितिन गडकरी के द्वारा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाया जा सके। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी की जो टॉपिक वाइज वीडियोस देखने हैं तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।